Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of biology 9th class, chapter number 1, introduction to biology. आज हम लोग अपना लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से. लास्ट टाइम हम लोगों ने 8 ब्रांचेस पढ़ी थी. आज हम लोग 9th से स्टार्ट करते हैं और 16 तक कंप्लीट ब्रांचेस पढ़ेंगे. यानी ब्रांच नंबर 9 स्टडी करते हैं, वो है पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी, पैलियन वर्ड निकला है फॉसिल से, और फॉसिल्स वर्ड है जिसका मतलब है बाकियात. यानी हर वो चीज जो बच जाए, आखिर में उसकी जो रह जाती है चीजें, वो सबके सब बाकियात कहलाती हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम पिछले जमाने में चले जाएं तो साइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जानदार इस जमीन पर रह कर गए हैं जिनका हम आज भी मुकम्मल तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या चीज थी, लेकिन उनकी हमें बाकियात मिली है, उनके फॉसिल्स मिले हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानदार कितना बड़ा और हैकल होगा. अगर हम डायनासोर्स की बात करें, डायनासोर्स ये बहुत ही पुरानी बात है. जब डायनासोर्स इस जमीन पर हुआ करते थे, हो सकता है उस वक्त इंसान जमीन पर ना हो, ये उस वक्त की बात है. अब डायनासोर्स इंसान के इस जमीन पर सरवाइव करने के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए, इनका वजूद इस जमीन पर खत्म हो गया. उसके बाद इनकी हड्डियां और इनके अजसाम जमीन के अंदर मदफन हो गए. उनकी वजह से इनकी जिस्म की जो हड्डियां थी वो रह गई, और ऊपर का जितना भी मांस था वो सबका सब खत्म हो गया. जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया वगैरह, उन्होंने डायनासोर्स को डिकम्पोज कर दिया, उनको खा के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया. बाकी जो चीज बची वो थी इनकी बोन्स. अब जो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन फॉसिल्स पर स्टडी करते हैं. कोई भी उन्हें पुरानी चीज, कदीम चीज मिल जाएगी तो वो उस पर स्टडी करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन के उन हिस्सों की स्टडी की जहां से उन्हें बोन्स मिली. फिर उन्होंने उन बोन्स की स्टडी की और अंदाजा लगाया कि ये कोई बहुत ही बड़ा जानदार होगा जिसकी ये हड्डियां हैं. तो अब जिस तरह से उन्होंने स्टडी की इन बोन्स की और उन पुराने ऑर्गेनिज्म की, उनकी बची हुई अशिया की स्टडी की, वो हमारे पास फॉसिल्स हैं. और अब इस स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहेंगे. ये है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी जी. तो बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच नंबर 10 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी. अब हम सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की. एनवायरमेंटल वर्ड एनवायरनमेंट से निकला है जिसका मतलब है माहौल. अब हम देखते हैं माहौल क्या होता है. माहौल की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हमें समझ आएगी एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है. बायोलॉजी का तो मतलब हमें पता है, स्टडी ऑफ लाइफ. तो अब स्टडी ऑफ लाइफ में एनवायरनमेंट क्या चीज है और उसका क्या इंटरप्ट है, वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी. अब हम देखते हैं माहौल क्या है. हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजों को देखते हैं, हमारा गिरदो निवाह ये माहौल है. मिसाल के तौर पे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, हमारे बुक्स हैं, हमारे डेस्क्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे अजीजों कारब हैं, हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं. इसके अलावा जितने चरिंद परिंद जानवर हैं, आसमान है, परिंदे हैं, और जो दरख्त हैं, पौधे वगैरह, ये सब के सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है. जिस माहौल में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये माहौल है हमारा. मिसाल लेते हैं एक, अगर एक चाइनीज आदमी है, वो चाइना में रहता है, उसका माहौल चाइनीज है. अगर वो अमेरिका चला जाए तो उसे वहां सरवाइव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. तो उसकी जो स्टडी होगी कि वो चाइना से अमेरिका गया, यहाँ का माहौल कैसा था और वहाँ का माहौल कैसा है,
ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा कहलाएगा। क्योंकि वो चाइनीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए वो बायोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लाइफ की, तो उसकी भी एक लाइफ है और उसकी लाइफ चाइना में किस तरह से थी और उसके बाद अमेरिका में किस तरह से थी, वहां पे उसका माहौल कैसा था और अब उसका माहौल कैसा है, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है हॉर्सेस यानी कि घोड़े। घोड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड है हमारे पास। वो जिस तरह से रह रहे हैं उनका माहौल किस तरह का है। अब जो हॉर्सेस हैं, एक घोड़े का दूसरे घोड़े के साथ किस तरह से ताल्लुक है। उनको रहने के लिए घास चाहिए, खुला मैदान चाहिए, या उनको पानी में रहना है। या तो वो बर्फानी इलाके में रहेंगे या वो गर्म इलाके में रहेंगे। ये सब का सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसीलिए इन हॉर्सेस की, इन घोड़ों की जो लाइफ की स्टडी है, उसमें अगर हम माहौल को ले आए बीच में और माहौल को भी लाइफ के साथ स्टडी करें तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा है, सोशियो बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब हम लोगों को पता है स्टडी ऑफ लाइफ। सोशियो वर्ड सोशल से निकला है जिसका मीनिंग है मुआशरा। मुआशरे और माहौल में बहुत डिफरेंस होता है। सोशल लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना एक रिलेशन रखता है, वो उसके साथ किस तरह का बिहेव रखता है, ये सोशियोलॉजी में आती है। ये सोशल थिंग है। एक मुआशरा वो चीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशन रखता है, उसका आपस में जो ताल्लुक होता है, ताल्लुकात, ये सोशल स्टडीज में आती हैं। अब बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, तो लाइफ में जो हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है सोशियो, यानी सोशियो बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कम्युनिटी है रैबिट्स की। हमें पता है रैबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। खरगोश है, वो बहुत सारे एक कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं। तो एक रैबिट का दूसरे रैबिट के साथ क्या रिलेशन है, ये सोशल बायोलॉजी का हिस्सा कहलाता है। इसी तरह से इंसानों में भी सोशल बायोलॉजी बहुत अहमियत रखती है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो वो सोशल लाइफ किस तरह से गुजारता है उसकी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर एक शख्स अमीर है और दूसरा गरीब है, तो उस अमीर और गरीब में क्या कनेक्शन है, वो अमीर उस गरीब की किस तरह से मदद करता है और दोनों लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तरीका सोशल बायोलॉजी का हिस्सा है। चूंकि इंसान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अमीर गरीब भी लिविंग है, जाहिर सी बात है, तो ये स्टडी ऑफ लाइफ ही है। और इस स्टडी ऑफ लाइफ को सोशल बिहेवियर में पढ़ना सोशल बायोलॉजी कहलाता है। ये हमारी ब्रांच नंबर 11 होगी। अब हम पढ़ते हैं ब्रांच नंबर 12, वो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। ब्रांच नंबर 12 है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। अब हम देखते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सरवाइव कर सके, उसमें जिंदा रह सके। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये अपने आप को सरवाइव करता है, यानी कि जिंदा रख सकता है, और इसके अलावा खुद फायदा हासिल करता है और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रह रहा है उसको नुकसान पहुंचाता है।
कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हुए खुद को फायदा और उसको नुकसान पहुंचाए, वो पैरासाइट कहलाता है। तो इन पैरासाइट्स की स्टडी बायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। यानी पैरासाइटोलॉजी हमारे पास ऐसी स्टडी है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं लाइस की, जो आमतौर पे जानवरों के जिस्म पर होती हैं, उनके बालों में मौजूद होती हैं। अब ये लाइस है, ये खुद को तो फायदा पहुंचाती है, उनकी बॉडी से ब्लड सक करती है, ब्लड चूसती है, खून चूसती है, तो ये अपने आप को क्या करती है, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करती है, अपने आप को जिंदा रखती है। लेकिन उसके बदले में उस जानवर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्या है, पैरासाइट है। और इस पैरासाइट की स्टडी, आखिर ये लाइफ कैसे बनता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, कितनी देर, कितने अरसे में ये जिंदा रहता है और कब ये खत्म हो जाता है, ये सब की सब स्टडी पैरासाइटोलॉजी में आती है। ये थी हमारे पास पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच नंबर 13। ब्रांच नंबर 13 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी, logos mean to study, टेक्नो वर्ड टेक से निकला है, जिसका मतलब है कोई भी चीज बहुत ही समझबूझ के साथ करना, एक इंतहाई कारामद चीज बना देना। अब लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी है उसमें हम जिंदगी की अहमियत को जानते हुए उसकी जितनी भी जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिरिंज है, एक इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन लाइफ के लिए जरूरी है। अगर हमें जरूरत पड़ती है लाइफ में अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमने इंजेक्शन बनाया जिंदगी को सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें, हमने मेडिसिन बनाई, उसमें मजीद हम लोगों ने इजाफा किया, तो वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक टर्म है। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो इंसानी खिदमात के लिए उन्होंने बड़े बड़े मशीन्स बनाई हैं। उन मशीन्स को क्या कहेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी के लिए उन्होंने मशीनरी बनाई है। इसके अलावा उन्होंने एमआरआई बनाया है, या इसके अलावा जिस तरह की भी मशीनें उन्होंने बनाई है लाइफ के सरवाइव के लिए, ह्यूमन के लिए, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी का वास्ट स्कोप है, इसका आगे बहुत ज्यादा करियर भी है, तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड इम्यून से निकला है, जिसका मतलब है कुव्वते मुदाफिर, कुव्वते मुदाफिर यानी कि ताकत। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ताकत होती है अंदरूनी, बैरूनी ताकत तो एक अलग चीज है, लेकिन जो अंदरूनी ताकत होती है वो इम्यून कहलाता है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी हमारे पास इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो इसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके पास ताकत होती है कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई एंजाइम उसके खिलाफ आके अटैक करता है
तो ये ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेती है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उससे लड़ती है, फाइट करती है। अब इसमें हम एक टर्म देख लेते हैं, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां आती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमें फीवर हो गया है, बुखार है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है कि वो इस फीवर को दूर करने के लिए इस फीवर के माइक्रोब से लड़ती है, इसके माइक्रोब से। माइक्रोब्स हर वो छोटी चीज होती है, माइक्रो मीन स्मॉल, तो हर वो छोटी चीज जो नुकसान पहुंचाए माइक्रोब्स कहलाएगा। ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स इस फीवर के माइक्रोब से फाइट करता है और इसके साथ ही ह्यूमन को रिलैक्स पहुंचाता है, उसको उसके माइक्रोब्स को हरा के ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करता है। तो इस तरह की जो सर्वाइवेशन होती है ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। यही इम्यून सिस्टम की अगर हम स्टडी करें तो ये इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी वर्ड एंटोमो से निकला है और एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हर वो छोटे जानदार होते हैं जो हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं। इसमें किसी भी किस्म का जानदार आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मस्कीटोज हैं, फ्लाइज हैं, ये सब के सब इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स की स्टडी, चूंकि इंसेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, इसलिए इनकी स्टडी एंटोमोलॉजी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रूट फ्लाई की एग्जाम्पल है, फ्रूट फ्लाई, जिसे हम साइंटिफिक नेम में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी कहते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का। अगर हम इस फ्रूट फ्लाई की स्टडी करें कि ये कहाँ पैदा होती है, इसका माहौल किस तरह का है, ये कहाँ से आती है, उसके बाद इसका लाइफ साइकिल कितना है, ये कितने अरसे जिंदा रहती है और उसके बाद नई जनरेशन कब बनाती है, ये सब की सब स्टडी फ्रूट फ्लाई की एंटोमोलॉजी में आती है। इसके अलावा बात करें हम एडीज की। एडीज एक मॉस्किटो है। इसकी बात करें तो हम इसका दौरानिया देखें कि ये कितने अरसे जिंदा रहता है और क्या क्या बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा इसका क्या काम है एनवायरनमेंट में, कैसे सरवाइव करता है, इसके आगे की जनरेशन कैसी होती है और इसको क्या कैसा माहौल चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये सब की सब जो स्टडीज हैं ये एंटोमोलॉजी का हिस्सा है। लास्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड फार्मा से निकला है और फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स। ड्रग्स हर तमाम वो अद्वियात होती हैं जो फायदेमंद भी हो और नुकसानदेह भी हो। अब इनके बेनिफिट्स और नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए इनकी स्टडी फार्माकोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्रग है जिसे हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे।
अब ये एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, इसकी स्टडी, ये इंसानों के लिए बेहतर है या जानवरों के लिए बेहतर है, उनकी खुराक का हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती, ये सब की सब फार्माकोलॉजी में आती है। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि एंटीबायोटिक्स को किन किन चीज़ों में मिलाया जाए, या तो इसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, सॉलिड फॉर्म में रखा जाए, या फिर इसको किसी ऐसी फॉर्म में रखा जाए कि जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी में ये कोई रुकावट पैदा ना करे बल्कि उसकी भलाई के लिए काम आ सके। तो इसकी स्टडी हमारे पास फार्माकोलॉजी का हिस्सा होगी। तो ये थी हमारी आज की ब्रांचेस। अब इसमें हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स आजकल की माशरे की बुराइयों में से एक बुराई का हिस्सा भी बनती है। ड्रग्स मैंने आपको बताया कि फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ड्रग्स इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उसमें पोल्यूशन, पॉपुलेशन, और इसके अलावा इंफेक्शियस डिजीजेस। ये मेन कॉजेज हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स की। इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, वरना हमारी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चली जाएगी। तो आज हम लोगों ने ब्रांचेस पढ़ी, रिमेनिंग ब्रांचेस जो हमारे रह गई थी हम लोगों ने वो कंप्लीट पढ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो देखो, सोचो, पूछो, सीखो, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह।